रंगा और बिल्ला, ये दो नाम है दहशत के, ये दो नाम है हैवानियत के, ये दो नाम है उन शैतानों के जिन्होंने आज से 47 साल पहले किया था ऐसा गुनाह जिसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। यहाँ तक कि इनके घिनौने अपराध से तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई भी टेंशन में आ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी को आम लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा, जिससे वो बुरी तरह से लहूलुहान हो गए थे। रंगा बिल्ला का नाम आज भी लोग नफरत से लेते हैं। ये ऐसा नाम है जिसे गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। 47 साल बाद भी अगर देश के लोगों में रंगा बिल्ला के नाम की ऐसी दहशत है और ऐसी नफरत है तो सोचिए इन दोनों का गुनाह कितना भयानक रहा होगा। उन 16 और 14 साल के मासूम बच्चों पर इन दरिंदों ने क्या कहर बरपाया होगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुलजीत सिंह और जसबीर सिंह कैसे बने रंगा और बिल्ला। कुलजीत सिंह उर्फ रंगा 1975 में एक ट्रक ड्राइवर था जो ट्रक चलाते चलाते ऊब गया तो मुंबई में टैक्सी चलाने लगा। रंगा का मन इस काम में भी नहीं लगा। एक दिन उसने श्याम सिंह नाम के शख्स से कुछ अलग काम करने की बात कही। श्याम ने उसे जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला नाम के व्यक्ति के बारे में बताना शुरू किया। श्याम ने बताया कि बिल्ला बेहद खूंखार है, वो 2 विदेशी नागरिकों की हत्या कर चुका है और वो बहुत पैसा कमाता है। रंगा ने तुरंत कहा कि उसे बिल्ला से मिलना है, जिसके बाद श्याम सिंह ने उसकी जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला से मुलाकात करवा दी और फिर बनी रंगा और बिल्ला की जोड़ी। रंगा और बिल्ला की ये जोड़ी शुरुआत में मुंबई में कार चुराती और फिर कारों को ये लोग बेच देते। उसके बाद इन्होंने बच्चों की किडनैपिंग करनी शुरू की। ये अमीर घरों के बच्चों को उठाते और फिरौती लेकर उन्हें छोड़ देते। किडनैपिंग के केस में एक बार बिल्ला पुलिस के हत्थों चढ़ा। पुलिस ने उसे थाने की जेल में डाल दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही बिल्ला जेल से भाग निकला। पुलिस की कैद से भागने के बाद रंगा और बिल्ला मुंबई छोड़कर दिल्ली आ गए और दिल्ली के आसपास के इलाकों में अपराध करने लगे। जून 1978 में रंगा और बिल्ला ने अशोक शर्मा नाम के व्यक्ति की कार अशोका होटल के सामने से चोरी कर ली। चोरी की कार लेकर रंगा और बिल्ला अपने नए शिकार की तलाश में निकले। वहीं दूसरी तरफ 2 मासूम बच्चे अपने घर से निकले तो थे ऑल इंडिया रेडियो पर एक शो में हिस्सा लेने के लिए, लेकिन बन गए रंगा और बिल्ला के घिनौने अपराध के शिकार। 26 अगस्त 1978 दिल्ली के लिए वो काला दिन, जब रंगा और बिल्ला की हैवानियत ने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली के धौला कुआं के अफसर कॉलोनी में रहने वाले नौसेना अधिकारी मदन मोहन चोपड़ा, उनकी पत्नी और 2 होनहार बच्चे, 16 साल की गीता और 14 साल का संजय चोपड़ा। गीता को ऑल इंडिया रेडियो से वेस्टर्न सॉन्ग्स के एक इन द ग्रुप प्रोग्राम में हिस्सा लेने का ऑफर आया। गीता खुशी खुशी इस शो में हिस्सा लेने के लिए मान गई। 26 अगस्त 1978 को ये प्रोग्राम रात 8 बजे ऑन एयर होना था। प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए गीता अपने भाई संजय के साथ घर से निकली। कॉलोनी के ही एक जान पहचान वाले व्यक्ति ने उन्हें लिफ्ट दी और गोल डाक खाना तक छोड़ दिया। गोल डाक खाना से आकाशवाणी केंद्र थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए गीता और संजय वहीं उतर गए और टैक्सी का इंतजार करने लगे। तभी वहां एक पीले रंग की फिएट कार आती है। कार में बैठे लोग उन्हें लिफ्ट ऑफर करते हैं। गीता और संजय उस कार में बैठ गए। जिन लोगों ने गीता और संजय को कार में बिठाया था वो कोई और नहीं थे, वो थे शातिर अपराधी रंगा और बिल्ला। रंगा बिल्ला के खौफनाक इरादों से अनजान दोनों भाई बहन प्रोग्राम के लिए काफी एक्साइटेड थे। उधर रंगा बिल्ला की नजर आपस में मिली और आंखों ही आंखों में दोनों के बीच इशारे हो गए, जिसके बाद गाड़ी को आकाशवाणी की बजाय दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया गया। टैक्सी को अलग रास्ते पर जाते देख गीता ने कहा कि आप हमें कहां ले जा रहे हो? आकाशवाणी तो दूसरे रास्ते पर है, जिस पर दोनों ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। गीता और संजय समझ गए कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। उन्होंने गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। बिल्ला ने धारदार हथियार से संजय के कंधे और हाथ पर हमला कर दिया। वहीं दूसरी तरफ घर में बैठी मां रोमा चोपड़ा ने 8 बजे रेडियो खोला तो वहां गीता को छोड़कर सभी की आवाज आ रही थी।
उन्हें लगा कि शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया हो। रीमा नहीं जानती थी कि उनके बच्चे हैवानों के चंगुल में फंस चुके हैं। वही कार में लगातार वार से संजय चोपड़ा के शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। पूरी ताकत का इस्तेमाल कर गीता गाड़ी चला रहे रंगा के बाल पकड़कर खींचने लगी तो रंगा हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। रंगा एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे से गीता के हाथों पर जोर जोर से वार कर रहा था। गीता और संजय लगातार उन शैतानों से मुकाबला करते रहे। कुछ ही देर बाद गाड़ी शंकर रोड के भीड़ वाले इलाके में रुकी। संजय ने शीशे से मुंह सटाकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। संजय की आवाज भगवान दास नाम के एक व्यक्ति ने सुनी। भगवान दास बंगला साहिब गुरुद्वारे से नॉर्थ एवेन्यू की ओर स्कूटर से जा रहे थे। कार में लड़के को चिल्लाता देख उन्होंने कार को रोकने की कोशिश की। एक शख्स तो उनकी गाड़ी पर ही लटक गया, लेकिन रंगा ने गाड़ी नहीं रोकी। भगवान दास ने तुरंत पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस को बताया गया कि गाड़ी में 2 बच्चे हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। डीडीए के जूनियर इंजीनियर इंद्रजीत ने भी उस गाड़ी को देखा। रंगा बिल्ला गाड़ी भगाते हुए रिज इलाके में पहुंचे। सुनसान इलाके में गाड़ी को रोककर पहले उन्होंने संजय की हत्या की। इसके बाद दोनों ने गीता के साथ रेप किया। बलात्कार के बाद रंगा गीता को उसके भाई की लाश के पास ले जा रहा था। तभी पीछे से बिल्ला ने तलवार निकाली और गीता की गर्दन पर वार कर दिया, जिससे गीता की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उन शैतानों ने उसकी लाश को उठाया और सड़क किनारे फेंक कर दोनों वहां से फरार हो गए। अब तक रात के 9 बज चुके थे। घर में गीता और संजय के माता पिता परेशान थे। न तो ऑल इंडिया रेडियो पर गीता की आवाज सुनाई दी और न ही बच्चे अभी तक घर लौटे। परेशान पिता मदन चोपड़ा रात में आकाशवाणी दफ्तर पहुंचे। वहां गए तो पता चला कि गीता और संजय तो वहां पहुंचे ही नहीं थे। मदन चोपड़ा तुरंत धौला कुआं थाने गए और पुलिस से बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने पहले अपना पल्ला झाड़ना चाहा और उनको बोल दिया कि ये मामला हमारे एरिया का नहीं है, ये तो मंदिर मार्ग थाने का केस बनता है, इसलिए वहां जाकर शिकायत दर्ज कराएं। तब तक बात फैल चुकी थी। मदन चोपड़ा की मदद के लिए नौसेना से उनके कई अधिकारी थाने आ गए। तब जाकर पुलिस ने बच्चों के अपहरण का मामला दर्ज किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए करीब 140 पुलिस वाले 30 अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर दिल्ली के चप्पे चप्पे पर तलाशी शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद भी जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो पुलिस ने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया। उस पूरा दिन जमकर बारिश हुई थी, इसलिए पुलिस का अंधेरे में चलना और मुश्किल हो रहा था। उस रात पुलिस गीता और संजय को खोजने में नाकाम रही। 27 अगस्त को हरियाणा और यूपी पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। बिहार, मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की पुलिस भी गीता और संजय को खोजने में लग गई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। इस सनसनीखेज हत्याकांड के 2 दिन बाद यानी 29 अगस्त को एक चरवाहे ने गीता की लाश को देखा। दिल्ली पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके वारदात पर पहुंची। सड़क से महज 5 मीटर दूर पड़ी एक लड़की की लाश को बाहर निकाला गया। आसपास और ढूंढा गया तो 50 मीटर की दूरी पर एक लड़के की भी लाश मिली। पुलिस अधिकारी मदन चोपड़ा को लेकर वहां पहुंचे। मदन चोपड़ा ने देखते ही गीता और संजय को पहचान लिया। अपने बच्चों की ऐसी दुर्दशा देखकर उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। पुलिस वालों ने उन्हें संभाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि गीता के शरीर में 5 और संजय के शरीर में 21 गहरे घाव थे। दोनों बच्चों की लाश मिलने के बाद दिल्ली में हंगामा हो गया। लोकसभा के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने जनता दल के खिलाफ नारे लगाए। तत्कालीन पीएम मोरारजी देसाई से इस्तीफे की मांग होने लगी। मोरारजी देसाई खुद पीड़ित के घर गए। उस वक्त के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे लोगों से मिलने पहुंचे तो किसी ने उन पर पत्थर मार दिया। पत्थर अटल जी को लगा और उनका कुर्ता खून से लाल हो गया। सरकार की किरकिरी हुई तो पुलिस को अलर्ट किया गया। रंगा बिल्ला लगातार पुलिस को गच्चा दे रहे थे। 8 सितंबर 1978 को वो दोनों कालका मेल के उस डब्बे में चढ़ गए जिसमें सारे फौजी थे। फौजियों को रंगा और बिल्ला के हाव भाव ठीक नहीं लगे तो वो उनसे सवाल जवाब करने लगे। रंगा बिल्ला फौजियों को भी धौंस दिखाने लगे। ट्रेन में मौजूद आर्मी के ही एक अफसर लांस नायक एवी शेट्टी ने रंगा और बिल्ला को देखते ही पहचान लिया। कुछ ही दिनों पहले एवी शेट्टी ने रंगा और बिल्ला की फोटो अखबार में देखी थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करा दिया गया। रंगा बिल्ला को गिरफ्तार करने के लिए स्टेशन पर करीब 100 पुलिसकर्मी सादी वर्दी में पहले से मौजूद थे। गिरफ्तारी के बाद केस बहुत तेजी से चला। पुलिस ने दोनों से अलग अलग पूछताछ की। डीएनए जांच हुई। सारे सबूत और डीएनए रंगा बिल्ला से मैच कर गए।
सेशन कोर्ट में दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई। रंगा बिल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। इसके बाद रंगा और बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए कहा, ऐसे जघन्य अपराध के लिए फांसी से कम कोई सजा नहीं है। रंगा बिल्ला के पास अब राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिसके बाद उन्होंने उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी को याचिका भेजी। राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया। मतलब साफ था, ना कोर्ट और ना सरकार कोई रंगा और बिल्ला को बचाने के पक्ष में नहीं थी। अब पूरे देश को इंतजार था फांसी की तारीख तय होने का। इस पूरी कार्रवाई के दौरान बिल्ला हमेशा उदास रहता और रोता रहता था। वो कहता था कि वो निर्दोष है, उसे रंगा ने फंसाया है, और रंगा कहता था कि रब सब जानता है, मैंने कुछ नहीं किया। फिर आया वो दिन जिसका पूरे देश को इंतजार था, यानी फांसी वाला दिन, जिस दिन होना था न्याय। 31 जनवरी 1982 को फांसी देने के लिए मेरठ से कालू जल्लाद और फरीदकोट से फकीरा को बुलाया गया। फांसी के लिए रस्सी बिहार के बक्सर से आई। जेल प्रशासन ने दोनों जल्लादों को उस वक्त 150 रुपए में ओल्ड मॉन्क शराब मंगाकर पिलाई। जेल प्रशासन की माने तो पूरे होश में रहने वाला व्यक्ति किसी की जान नहीं ले सकता। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दोनों को सुबह 5 बजे जगाया। रंगा नहाया, लेकिन बिल्ला ने नहाने से इनकार कर दिया। उन दोनों को फांसी के तख्ते पर लाया गया। हाथ पीछे बांधे और चेहरे को काले कपड़े से बने थैले से ढक दिया गया। फांसी के तख्त पर पहुंचने पर रंगा जोर जोर से नारे लगाने लगा। तभी जेल के सुपरिटेंडेंट आर्य भूषण शुक्ला ने लाल रुमाल हिलाया और दोनों जल्लादों ने लिवर को खींच दिया। फांसी के बाद नियम है कि फांसी दिए गए कैदी को 2 घंटे तक फंदे पर लटका छोड़ दिया जाता है, ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न हो। लेकिन 2 घंटे बाद जब डॉक्टर ने चेक किया तो बिल्ला मर चुका था, लेकिन रंगा की पल्स 2 घंटे बाद भी चल रही थी। तिहाड़ की दीवारों के पीछे अफरा तफरी मच गई थी। अफसर हैरान थे, जिसे फांसी दी गई वो 2 घंटे बाद भी जिंदा निकला। इस पर कानून क्या कहता है? क्या दोबारा फांसी दी जा सकती है? जेल प्रशासन सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसे मामले में कानून क्या कहता है। क्या दोबारा फांसी दी जा सकती है? कुछ मिनटों तक माहौल थमा रहा। फिर जेल के कर्मचारी को फांसी तक के नीचे भेजा गया और उसने रंगा के पैरों को पकड़कर खींच दिया, जिससे उसकी सांसें धीरे धीरे थमने लगी। डॉक्टर ने आखिरी बार उसकी नब्ज चेक करी और सिर हिलाकर कहा, अब नहीं रहा। और इसी के साथ एक काली कहानी का आखिरी पन्ना भी बंद हो गया। रंगा और बिल्ला मौत की नींद सो चुके थे। उनके किए गुनाहों की सजा उन्हें आखिरकार मिल चुकी थी, लेकिन उनके काले कारनामों की परछाई लंबे वक्त तक देश के जहन में दर्ज रही।